राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय हिंदी विभाग में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर पारुल क्रिस्टीना खलखो आज आप लोग के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीति काल का नामकरण एवं उसका वर्गीकरण पर चर्चा करने जा रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम अर्थात 1643 से 1847 ईस्वी तक के कालखंड को रीति काल कहा है। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीति काल किया गया है। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्य होते हुए लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिसमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्य अंगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने के लिए कवियों का लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। काव्यांग चर्चा में ये गौरव का अनुभव करते थे तथा इस युग में इस बात पर विवाद होता था कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार, शब्द शक्ति, रस या ध्वनि है। काव्यांगों के लक्षण एवं स्वर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथों की प्राचुरता के कारण ही इस काल में रीति तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नामकरण रीति काल रखा गया। अथवा मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया है। रीति काल के लिए जो अन्य नाम दिए गए हैं उनमें है अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, उत्तर मध्यकाल। मिश्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति को पहचान कर इसे अलंकृत काल कहा है। कुछ अन्य आलोचकों ने इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कला काल कहना उचित माना, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम श्रृंगार काल रखा है। उक्त सभी नामों में रीति काल नाम अधिक उपयुक्त है क्योंकि रीति ग्रंथों की प्रचुरता से रचना इस काल में हुई है, अतः यह नामकरण प्रवृत्ति मूलक है। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना रीति है। रीति का अर्थ शैली, पद्धति एवं मार्ग भी है। हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। यहाँ रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द, शक्ति, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया गया, उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया है। इन रीति ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ भी कहा गया। रीति काल के लक्षण ग्रंथकारों ने अपनी रीति ग्रंथों की रचना प्रायः काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से तथा अपनी काव्य प्रतिभा एवं पांडित्य प्रदर्शन करने के उद्देश्य से की है। अधिकांश लक्षण ग्रंथ संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी पर लिखे गए। इनमें से कुछ तो निश्चित ही प्रतिभाशाली आचार्य कवि थे, किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीति काल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते। वे
कवि ही हैं। आचार्यत्व के लिए जिस प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका नितांत अभाव इस कवि आचार्यों में था। इसलिए उनके द्वारा निरूपित काव्यांगों के लक्षण अधूरे, अधकचरे एवं अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित थे। इसलिए आचार्य शुक्ल ने उन्हें आचार्य कोटि में ना मानकर कवि ही मानते हैं। रीतिकाल के कवियों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि और तीसरा है रीति मुक्त कवि। अब पहला जो है रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे जैसे चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव आदि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। दूसरा है रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया, जैसे बिहारी, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तीसरा है रीति मुक्त कवि, जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना रीति की जानकारी का उपयोग किया। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों पर काव्य रचना करने वाले ये कवि रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अतः ये रीति मुक्त कवि कहलाए, जैसे घनानंद। रीतिबद्ध कवि और उनके रीति ग्रंथ। चिंतामणि, जिन्होंने काव्य विवेक, कवि कुल्प, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी आदि की रचना की। चिंतामणि, जिन्होंने रसराज, अलंकार, पंचाशिका, ललित ललाम, वृत्त, कौमुदी, सतसई की रचना की। भूषण, जिन्होंने शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदोद हृदय प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि की रचना की। जसवंत सिंह, जिन्होंने भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश आदि की रचना की। कुलपति मिश्र, जिन्होंने रस रहस्य, नखशिख, दुर्गा भक्ति, तरंगनी आदि की रचना की। मंडन, जिन्होंने रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा, काव्य रत्न आदि की रचना की। देव, जिन्होंने भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन की रचना की। पद्माकर, जिन्होंने जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप सिंह, विरुदावली, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी आदि की रचना की। गोप, जिन्होंने रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण, रामालंकार आदि की रचना की। ग्वाल कवि, जिन्होंने नखशिख, अलंकार, भ्रम भंजन, रस रूप, कवि दर्पण आदि की रचना की। भिखारी दास, जिन्होंने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदावर्णन, पिंगल, छंद प्रकाश आदि की रचना की। रसलीन, जिन्होंने अंग दर्पण, रसबोध आदि की रचना की। सोमनाथ, जिन्होंने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पच्चीसी आदि की रचना की। दुल्ह, जिन्होंने कवि कुल, कंठाभरण आदि की रचना की। हठ जी, जिन्होंने श्री राधा सुधा शतक की रचना की। प्रताप शाही, जिन्होंने व्यंग्यार्थ, कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद की रचना की। अगले हैं द्विजदेव, जिन्होंने श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्प द्रुम की रचना की। इस प्रकार से जो रीतिबद्ध कवि थे और उनके ग्रंथ इस प्रकार से रहे हैं। अगला है रीति सिद्ध कवि, जिसके अंतर्गत बिहारी आते हैं और बिहारी की रचना है
बिहारी सतसई। और तीसरे नंबर पे जो है रीति मुक्त कवि, जिसके अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर आते हैं। तो घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, इश्क लता, पदावली, फुटकल छंद, घनानंद कवित आदि की रचना की। अगला है आलम, जिन्होंने आलम केली की रचना की। तीसरा है बोधा, जिन्होंने इश्कनामा, विरह वारिश की रचना की। चौथा है ठाकुर, जिन्होंने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक की रचना की। इस प्रकार से आदिकालीन रीतिकालीन कवियों का परिचय और उनका रीति ग्रंथ बतलाया गया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।